everyone, welcome to the sociology class. I hope you all are doing good. So as you guys know that in this playlist we are doing 11th class NCERT. Last class में we have done 50% of chapter 3 from this 11th class sociology NCERT and today we are going to continue from there. जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था आज की क्लास में हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे. And those of you who are watching me for the first time, you guys have to join this telegram. आपको ये वाला टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करना है बिकॉज जो इस पूरी NCERT का 11th क्लास के NCERT का PDF होगा, सारे चैप्टर्स का जो कंपाइलेशन होगा वो आपको इसी टेलीग्राम पे मिलेगा. सो यू हैव टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम, ओके. एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट एग्जाम you are preparing for. If you are preparing for 11th class, if you are preparing for UPSC, if you are preparing for CUET UG, whatever exam you are preparing for, please let me know in the comment section because I like getting messages from my students and that is the only way we can interact. वैसे तो लास्ट में I share my personal telegram also, so I do that because I like interacting with my students. Okay, so please let me know. चलो स्टार्ट करते हैं. कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? I hope you guys remember. So we are doing chapter 3 as you guys can see, understanding social institution. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि social institution क्या होते हैं, फैमिली क्या होता है, किनशिप क्या होता है, मैरिज क्या होता है. ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस और ये बेस है सोशोलॉजी का. तो जब भी हम सोशोलॉजी पढ़ते हैं आगे जाके आप देखेंगे कि इन सब पे आपको एक पूरा पूरा बुक, पूरा पूरा चैप्टर, पूरा पूरा यूनिट पढ़ना पड़ेगा. सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, NCERT में तो बहुत बेसिक लेवल है बट स्टिल दोज ऑफ यू हु आर इन 11th क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी रखना है बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. ओके, और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आते हैं. सो इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो. ओके, now today we are going to understand another important social institution, that is your economic social institution. last class में हमने कुछ social institutions पे बात की थी. now you all know that society में रहने के लिए we all need money, right? and how can we earn money? सो मनी को हम अर्न कर सकते हैं वर्क के थ्रू, यानी काम करके, राइट? सो अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे. और इकोनॉमिक लाइफ का मतलब ही है दैट व्हाट इज योर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी मॉनेटरी लाइफ आपकी कैसी है, मनी का क्या रोल है आपकी लाइफ में और कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखो, एज चिल्ड्रन एंड यंग स्टूडेंट्स वी इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी विल डू व्हेन वी ग्रो अप. हम लोग हमेशा इमेजिन करते हैं कि आगे जाके अगर हम सोशोलॉजी पढ़ रहे हैं तो किस तरह का वर्क हम करेंगे, राइट? वर्क यहाँ पर मतलब क्या है वर्क का? देखो, यहाँ पे वो वर्क नहीं है जैसे अगर मैंने आपको होमवर्क दिया तो वो भी एक वर्क है बट दैट इज नॉट वर्क इन सोशोलॉजी. सोशोलॉजी में जिस वर्क की हम बात कर रहे हैं दैट इज पेड एम्प्लॉयमेंट. ऐसा काम जिसको करने के आपको पैसे मिल रहे हैं. अगर मैंने आपको कोई होमवर्क दिया है तो उस होमवर्क को करने से आपको कोई मॉनेटरी गेन तो नहीं हो रहा है, कोई पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं, राइट? सो वर्क यहाँ पर सोशोलॉजी में क्या होगा? ऐसा कोई काम जिसको करने से आपको मनी मिल रही हो, आपका जो पेड एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है? इसी को हम लोग पेड एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट वाइडली अंडरस्टूड सेंस ऑफ वर्क इन मॉडर्न टाइम्स. सो ये एक सेंस है मॉडर्न टाइम्स का, ठीक है? अच्छा देखो, वर्क क्या होता है? वर्क पेड भी हो सकता है, अनपेड भी हो सकता है, ठीक है? बट सोशोलॉजी में हम लोग किस पे फोकस करेंगे? पेड पे. Now, as the carrying out of tasks requiring expenditure of mental and physical effort which has its objective and production of goods and service that cater to human needs. ओके, बहुत सारे टास्क होते हैं, वर्क किसी भी तरह का हो सकता है, राइट? नाउ दिस इज इन फैक्ट एन ओवर सिंप्लीफाइड व्यू. मेनी टाइप्स ऑफ वर्क डू नॉट कन्फर्म टू द आइडिया ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट. अब यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पेड एम्प्लॉयमेंट टाइप का काम हो, ऐसा काम हो जिसमें आपको कुछ पैसे मिल रहे हो. कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो इनफॉर्मल इकोनॉमी के पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स में ऐड नहीं करते हैं. क्या होता है ये इनफॉर्मल इकोनॉमी या इनफॉर्मल टाइप ऑफ वर्क? देखो, इट रिफर्स टू ट्रांजैक्शंस आउटसाइड द स्पेयर ऑफ रेगुलर एम्प्लॉयमेंट. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. अभी मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ठीक है? तो यूट्यूब का जो भी पैसा मुझे मिलता है वो एक ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स में ऐड नहीं होगा. ओके, वो एक ऐसा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं है जहाँ पे मुझे 9 to 5 काम करना है. बट लेट्स से मैं आपको आपके स्कूल में पढ़ा रही हूँ, है ना? तो मुझे 9 to 5 या सुबह का जो भी शिफ्ट होगा उसमें मुझे एक टाइम पीरियड तक आना पड़ेगा और रेगुलरली मुझे काम करना पड़ेगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो मैं जो काम कर रही हूँ वो किसका पार्ट हो सकता है? इनफॉर्मल इकोनॉमी का. जबकि आपके स्कूल टीचर्स जो हैं वो जो काम कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा? फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट. ओके, सो 2 टाइप्स ऑफ वर्क आर देयर एंड वर्क क्या होता है गाइस, प्लीज रिमेंबर. अब देखो, ये एक छोटा सा कटआउट है जो मैंने NCERT से ही लगाया है, तो देखते हैं ये क्या है. देयर वाज नो ऑक्यूपेशन विच टाइनीज ग्रैनी
had not tried at some stage of her life. From the time she was old enough to hold her own cup, she had started working at odd jobs in people's houses in return for her 2 meals a day and cast off clothes. अब देखो यहाँ पर टाइनी कोई है, उनकी ग्रैनी यानी ग्रैंडमा की बात हो रही है, ठीक है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत तरह तरह के अलग अलग काम किए हैं, बट जब उनकी एज हो गई तो शी स्टार्टेड ऑड जॉब्स. नाउ यू गाइस मस्ट बी थिंकिंग एज अ सोशोलॉजिस्ट कि ये ऑड जॉब्स क्या है. तो अभी हम लोग देखते हैं. देखो, ओनली दोज नो who have been kept at them at an age when they ought to have been laughing and playing with other children. Anything from uninteresting duty of shaking the baby's rattle to massaging the master's head comes under the category of odd job. यानी कोई भी ऐसा काम जिसको हम लोग कोई कैटेगरी में नहीं रख सकते. ठीक है, जैसे एज अ टीचर मुझे पता है मेरा काम क्या है, तो ये कोई ऑड जॉब नहीं है. बट अगर मैं आपके घर पे रह रही हूँ और आप जो भी मुझसे कहोगे मुझे वो करना पड़ेगा, राइट, तो ये एक ऑड जॉब है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं मेरे रोल्स क्या है, मुझे करना क्या है, जो भी मुझसे बोल दिया जाएगा मुझे वो करना पड़ेगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड ऑड जॉब. अब एज अ सोशोलॉजिस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, फाइंड आउट मोर अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ वर्क. तो ऐसे ही जब आप और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे, और ज़्यादा लिटरेचर करोगे, वर्क पूरा अपने आप में एक रिसर्च एरिया हो सकता है, यानी इस पर आप लोग काम कर सकते हो. ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जैसे ये ऑड जॉब्स हैं, ऐसी और भी बहुत सारी जॉब्स होती होंगी, राइट. सो इस तरीके से हम सोशोलॉजी में किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं. ओके, यहाँ पर बस आपको ये समझाने की कोशिश हो रही है, बिकॉज यू नो कि सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आगे जाके बहुत सारा रिसर्च हम कर सकते हैं, राइट. सो एनसीईआरटी में भी उसी तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, राइट. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कुछ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर. यानी आज के टाइम पे हमें किस तरह का वर्क देखने को मिलता है और डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जिस चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हैं आप वही काम करेंगे. ठीक है, तो लेबर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. जैसे मान लो एक स्कूल है, ठीक है, मान लो ये एक स्कूल है. अब इस स्कूल में क्या सारे सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता होगा? नो, हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होगा. एक कोई इंग्लिश पढ़ाता होगा, कोई एसएसटी पढ़ाता होगा, कोई मैथ्स पढ़ाता होगा, कोई हिंदी पढ़ाता होगा, राइट. सो ये क्या है? ये है डिवीजन ऑफ लेबर, यानी अलग अलग काम जिसमें जो स्पेशलाइज्ड है वो अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम कर रहा है. दैट इज इन सिंपल टर्म्स इज डिवीजन ऑफ लेबर. ओके, देखो, इन प्री मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी मोस्ट पीपल वर्कड इन द फील्ड और केयर्ड फॉर द लाइफ स्टॉक. In the industrial developed society, only a tiny proportion of population works in agriculture, and farming itself has become industrialized. It is carried on largely by means of machines rather than by human. अब देखो, प्री मॉडर्न सोसाइटी की अगर हम बात करें, यानी अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करें, विलेज की बात कर लें, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जितनी भी फार्मिंग वगैरह होती है, जितना भी लाइफ स्टॉक को देखना होता है, वो सब कौन करता है? वहाँ का जो फार्मर होता है, जो वहाँ पे काम करते हैं, जो लोग होते हैं, राइट. बट अगर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एरिया में आओगे, सिटी में आओगे, अर्बन लाइफ की तरफ जितना ज़्यादा आओगे, तो ये सारे काम वहाँ पे मशीन से हो रहे होते हैं. ठीक है, ना कि किसी ह्यूमन हैंड से, यानी कोई इंसान नहीं कर रहा होगा, मैनुअली काम कुछ भी नहीं हो रहा होगा, सारा काम किससे हो रहा होगा? मशीन से. नाउ इन अ कंट्री लाइक इंडिया द लार्जर शेयर ऑफ पॉपुलेशन कंटिन्यूज टू बी इन्वॉल्व इन रूरल एग्रीकल्चर. हमारे इंडिया में आज भी बहुत सारे पॉपुलेशन जो है उसका बहुत सारा शेयर रूरल एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. देयर आर अदर ट्रेंड्स इन इंडिया टू, फॉर इंस्टेंस एन एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर. इसके अलावा हमारा सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ा है. सर्विस सेक्टर में जैसे मैं हूँ, मैं आपको सर्विस दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, राइट. One of the most distinctive characteristic of economic system of modern society is existence of highly complex division of labor. You have to remember this guys कि modern society में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, यानी जो इंसान जिसमें स्पेशलाइज्ड है वो वही करेगा. ठीक है, अभी मैं सोशोलॉजी में स्पेशलाइज्ड हूँ तो मैं आपको सोशोलॉजी पढ़ा रही हूँ. ठीक है, कल को अगर मैं साइकोलॉजी में टाइम देके उसमें स्पेशलाइज हो जाती हूँ, लेट्स से मैंने मास्टर्स कर लिया साइकोलॉजी में, तो मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ा सकती हूँ, राइट. बट क्या मैं आपको कोई और सब्जेक्ट में आपको मैथ्स पढ़ा सकती हूँ? क्या मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा सकती हूँ? नहीं. अनलेस आई डोंट हैव दैट स्पेशलाइजेशन मैं आपको वो नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि मुझे वो खुद नहीं आता होगा. यू आर अंडरस्टैंडिंग? और जितना ज़्यादा तुम लोग रूरल सोसाइटी में जाओगे वहाँ पे देखोगे कि हर इंसान को हर काम आता है.
राइट, वहाँ पर ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये चीज़ और इलेबोरेटिव वे में मैंने समझाई है जब मैंने सोशल सॉलिडारिटी का क्लास लिया था यूट्यूब पे ही, एमाइल दरखाइम का। तो अगर तुम लोग चाहो तो वो भी देख सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड ऑल, आप लोग देख सकते हो, बट 11 स्टूडेंट्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। Work has been divided into an enormous number of different occupations in which people specialize. In traditional society, non-agricultural work entailed the mastery of a craft. Craft skills were learned through a lengthy period of apprenticeship, and the worker normally carried out all aspect of production process from beginning to end. अब देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ये जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं, इनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम मिलता है जहाँ पर क्राफ्ट स्किल्स होती हैं। एक ही इंसान जो है वो सारा काम कर रहा होता है, पूरे प्रोडक्शन का काम बिगनिंग से लेके एंड तक वही कर रहा होता है, बट अर्बन सोसाइटी में हमें ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। ओके, सो क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर, आई होप तुम लोग समझ गए होंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम लोग जैसे जैसे क्लासेस करेंगे ये टॉपिक हमेशा रहने वाला है, ठीक है। तो देखो डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, सबका काम अलग अलग है, राइट। ये इसका काम नहीं कर पाएगा और ये इसका काम नहीं कर पाएगा, राइट। सो एवरीवन इज having specific tasks and has specialization in his or her work, right? Please remember. Now, modern society also witnesses a shift in location of work. मॉडर्न सोसाइटी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से हमारा जो वर्क का लोकेशन है, यानी वो जगह जहाँ पे हम काम करते हैं, वो भी शिफ्ट हो चुकी है, ठीक है। देखो, बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्ट वर्क टुक प्लेस एट होम। इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ज़्यादातर काम कहाँ पे होता था, घरों में होता था, ठीक है। जो भी मेंबर्स होते थे हाउस होल्ड के, वो कलेक्टिवली काम करते थे। Advances in industrial technology such as machinery operating on electricity and coal contributed to the separation of work and home. तो अभी क्या हुआ, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आई, मशीन्स आई, तो हमारा जो वर्क है वो और होम, इसके बीच में हमें डिफरेंस या यू कैन से सेपरेशन देखने को मिला, राइट। फैक्ट्रीज ओन्ड बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर्स बिकेम द फोकल पॉइंट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देखो ये सारी जो फैक्ट्रीज होती थी, जहाँ पे मशीन्स होती थी, जहाँ पे सारा काम हो रहा होता था, ये जो लोग इसको ओन करते हैं उसको हम लोग कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। अभी इतना ज़्यादा डिटेल में मत जाना, आई नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पहली बार अगर ये वर्ड देख रहे हैं कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्ट, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आई थिंक 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कैपिटलिज्म पढ़ा होगा, सोशल साइंस में कभी ना कभी ये टर्म आया होगा, राइट। सो अगर किसी को नहीं भी पता है, डोंट वरी, आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल टेल यू, ओके। पीपल सीकिंग जॉब्स इन फैक्ट्रीज वर ट्रेन्ड टू परफॉर्म अ स्पेशलाइज्ड टास्क। जितना भी ये फैक्ट्री वर्क होता था, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए होती थी, तो एक टास्क में हम स्पेशलाइज्ड होने लगे, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया डिविजन ऑफ लेबर, और उसके लिए दे यूज टू रिसीव अ वेज। वेज मतलब उनको कुछ पैसे मिलते थे, ठीक है ना। वेज और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है गाइज, वेज जो होती है वो पर डे मिलती है, ठीक है, और सैलरी जो होती है वो मंथली मिलती है, ठीक है ना। मैनेजर सुपरवाइज द वर्क फॉर देयर टास्क वाज टू इनहांस वर्कर प्रोडक्टिविटी एंड डिसिप्लिन। अच्छा, वर्कर जो होते थे वो चीज़ों को चेक करते थे, सुपरवाइज मतलब चेक करना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। One of the main features of modern society is an enormous expansion of economic interdependence. Now, जितना ज़्यादा तुम लोग मॉडर्न सोसाइटी के बारे में देखोगे उतना तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है, नॉट इंडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है, हम कई चीज़ों पे डिपेंड होते हैं या कई लोगों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। वी ऑल आर डिपेंडेंट on the immense number of other workers stretching right across the world for the products and services that sustain our life. यानी जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हमें चाहिए होते हैं, सब कुछ हम खुद से नहीं कर सकते, राइट। इन मॉडर्न सोसाइटी वी सी दैट वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन somebody else, ठीक है ना। with few exceptions the vast majority of people in modern society do not produce the food they eat. हम जो खाना खाते हैं क्या उसे हम प्रोड्यूस करते हैं? नो, वी गो इन द मार्केट, वी बाय, राइट। सो ये एक डिपेंडेंसी है। नाउ हाउसेस जो हमारे होते हैं वो कभी कभी रेंटेड होते हैं, और इवन दो अगर आपने खुद से भी बनवाया है तो उसका जो मटीरियल है वो आपका खुद का नहीं है, राइट। सो देयर इज अ काइंड ऑफ इंटरडिपेंडेंसी दैट वी सी इन मॉडर्न सोसाइटी, जबकि रूरल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। रूरल सोसाइटी में कुछ हद तक हमें सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, ओके। Now,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्क में देखो क्या एनसीईआरटी में दिया है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस वर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल ऑपरेशंस दैट कुड बी प्रिसाइसली टाइम्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड मॉनिटर्ड. मास प्रोडक्शन डिमांड्स मास मार्केट. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनोवेशन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग असेंबली लाइन. नाउ ये असेंबली लाइन क्या होती है, देखो तुम लोगों ने कभी फैक्ट्रीज में देखा होगा कि एक ऐसे ही करके बेल्ट जैसी होती है, राइट, और वो बेल्ट जो है कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है एक डायरेक्शन में, और उसमें कोई भी प्रोडक्ट होता है जो कि चल रहा होता है ऐसे ऐसे, है ना. कभी अगर डिस्कवरी या इस तरह का चैनल देखो तो वहाँ पर आते हैं फैक्ट्री के अंदर की चीज़ें. एक कोई शो था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट उसमें मैं बचपन में बहुत देखती थी. उसमें फैक्ट्री के अंदर ले जाके बताते थे कि कोई भी प्रोडक्ट कैसे बनता है, एंड इट वॉज रियली इंटरेस्टिंग टू वॉच, राइट. सो ये जो होता है ना, ये असेंबली लाइन होती है. यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग खड़े होते हैं, ठीक है, और वो इस सारे प्रोडक्ट को, ओके दिस इज प्रोडक्ट, ये उस प्रोडक्ट को चेक कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और ये लाइन जो है ये चलती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है. मान लो यहाँ पर एक कोई मशीन है जहाँ पर इसमें कैप्स लग रहे हो, ठीक है, बॉटल है तो कैप्स लग रहे हो या रैपर लग रहा हो, ठीक है, फिर ये और आगे जाएगा, फिर ये एक और कुछ होगा उसमें जाएगा. तो ये जो होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं असेंबली लाइन, ठीक है, यानी एक ऑटोमेटिक सिस्टम. ओके देखो, modern industrial production needed expensive equipment and continuous monitoring of employees through monitoring or surveillance system. Now, जो भी ये सारा मास लेवल प्रोडक्शन होता है ना, इन सब चीज़ों के लिए हमें इस तरह के इनोवेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. ना इसी चीज़ को अगर हम लोग रूरल सोसाइटी से कंपेयर करें तो अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग अपने हाथों से बनाते हैं, राइट. अगर तुम लोग जाओगे कभी तो तुमने देखा होगा पॉटरी या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं आज भी बहुत सारे हैं जो गाँव में बनते हैं, राइट. सो वो सारी चीज़ें हाथ से बनाई जा सकती हैं बिकॉज वहाँ पर मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है. बट अगर बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना है तो फिर ऐसी असेंबली लाइन वाली चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं. ओवर द लास्ट डिकेड्स देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट टू व्हाट इज ऑफन कॉल्ड फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क. दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं, तो देखो क्या होता है ये. नाउ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं हमने देखा है कि जितना भी काम करने का तरीका है अब ये काफ़ी ज़्यादा इसमें हमें फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन देखने को मिल रहा है और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क देखने को मिल रहा है. नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दीज, देखो फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन रिफर्स टू अ मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन दैट इज डिजाइंड टू ईजिली अडेप्ट टू चेंजेस इन द टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. हम लोग इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे चीज़ों को जिसको हम ईजिली मॉडिफाई कर सकें, ठीक है. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जब भी मैं कोई पीपीटी बनाती हूँ, ठीक है, तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है इसमें एक फीचर होता है कि अगर मैंने कहीं पर मान लो मैंने एक मिस्टेक की है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर भी टाइम्ड लिखा था मैंने मान लो उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है हर जगह, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक ही फीचर में जाकर उसको ठीक कर सकती हूँ और सारे पेजेस में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. तो ये क्या है, इट इज़ द फ्लेक्सिबिलिटी दैट आई हैव. ओके, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच वर्क एंड प्रोडक्शन आर डिस्पर्स्ड फ्रॉम अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड लोकेशन लाइक अ लार्ज फैक्ट्री और कॉर्पोरेट ऑफिस टू मल्टीपल ऑफन स्मॉलर लोकेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो काम है वो एक जगह सेंट्रलाइज नहीं होगा, यानी एक ही पर्सन सारा काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. क्या होता है यहाँ पर, जो जिसमें अच्छा है वो काम करेगा, जैसे अभी हम लोगों ने डिवीजन ऑफ लेबर में देखा था, ठीक है. सो यहाँ पर क्या होगा, एक सेंट्रल होगा और वो ऐसे ऐसे डिवाइडेड होगा और हर जगह का एक सेंटर आपको देखने को मिलेगा. दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क, ठीक है. जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं हर चीज में, है ना. इट इज आर्ग्यूड दैट इन दिस पीरियड ऑफ ग्लोबलाइजेशन it is the growing competition between firms and countries that makes it essential for firms to organize production and suiting the changing market condition. अब देखो अगर तुम लोग ऐसा सोचोगे यहाँ पर कि हम पुराना तरीका ही अपनाते हैं इवन दो हम मास लेवल पे कर रहे हैं फिर भी, तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज सोसाइटी में कंपटीशन भी है. कंपटीशन भी है मतलब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ कंपटीशन हियर. यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपका आपस में एक कंपटीशन है. अगर आप अपने स्टडी के जो तरीके हैं उनको अच्छा नहीं करोगे, उनको बढ़ाओगे नहीं, अगर आपने दिमाग में ये चीज़ डाल ली है कि नहीं मुझे एनसीईआरटी की बुक से ही पढ़ना है, मैं कोई आज के टाइम का लेक्चर नहीं देखूंगी, कोई क्लास नहीं देखूंगी, मुझे बुक का ही पढ़ना है जैसे पहले सब लोग पढ़ते थे, तो क्या होगा, क्या तुम
बाकी जो लोग सारी अपडेटेड चीज़ों से पढ़ रहे हैं, क्या तुम उनसे compete कर पाओगे? नहीं। सो कंपटीशन का ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें देखने को मिलती है, दैट यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस। यहाँ पर मार्केट कंडीशन है क्योंकि हम लोग वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, बट तुम लोग अपना देख सकते हो स्टडी रिलेटेड, राइट? सो कंडीशंस के हिसाब से हमें चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, अगर हम पुराने तरीके से ही चीज़ें करते रहेंगे तो हम कभी भी दूसरों से compete नहीं कर पाएंगे। ओके, now let us move to another important social institution, that is politics. So politics है, state है, ये सब भी sociology में हम लोग पढ़ते हैं। देखो political institutions क्या होते हैं? Political institutions are primarily concerned with the distribution of power in society. तुम लोगों ने देखा होगा कभी कि अगर तुम लोग रोड पे जा रहे हो तो और किसी बड़े पॉलिटिशियन की, विधायक की गाड़ियां जा रही हैं, तो ऐसे एक के बाद एक, ओके प्लीज डोंट जज माय कार, ठीक है, एक के बाद एक क्या हो रहा होता है, हमें ऐसे गाड़ियां देखने को मिल रही होती हैं, राइट? दिस शोज व्हाट, मान लो इसमें योगी जी हैं ठीक है, सो अब योगी जी है इसमें, तो इतनी सारी गाड़ियां क्यों हैं इसमें? क्या वो अकेले एक गाड़ी में नहीं आ सकते हैं? बट उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, इसमें सिक्योरिटी होगी, इसमें उनका कोई और टीम होगा, इसमें कोई और टीम होगा, सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो वाई इट इज़ देयर? टू शो द पावर। ओके, ये क्यों, क्या दिखा रहा है हमें कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास कितनी पावर होती है। क्या तुमने कभी डॉक्टर को, इंजीनियर को, किसी आईएएस ऑफिसर को ऐसे देखा है कि जिसके पीछे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो? हाँ, एक्टर्स को देखा है। योगी जी की जगह अब मान लो इसमें अमिताभ बच्चन है तो हमें ये देखने को मिलेगा, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हिम बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन पॉलिटिक्स, ठीक है? सो पॉलिटिक्स क्या है? पॉलिटिक्स का मतलब है हमेशा जहां पर जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हम लोग देखेंगे, वो फोकस करता है किस पे, कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सोसाइटी में, ठीक है? टू की कॉन्सेप्ट्स एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस आर पावर एंड अथॉरिटी। किसके पास कितनी अथॉरिटी है? अब योगी जी के पास बहुत अथॉरिटी है, मोदी जी के पास बहुत अथॉरिटी है, राइट? बहुत पावर है। इसीलिए देखो, पावर होता क्या है? पावर रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप टू कैरी आउट देयर विल even even in the face of opposition. It implies that those who hold power do so at the expense of other. अब एक बात बताओ, अगर हम लोग ना हो, लेट्स अज्यूम योगी जी या मोदी जी ये सब अकेले हों, तो क्या ये कहीं पे पावर दिखा पाएंगे अपनी? नहीं। सो पावर होने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव समवन और पीपल अराउंड यू जिनके ऊपर आप अपनी पावर को एक्सरसाइज कर पा रहे हो, ठीक है? पावर इज रिलेशनल। इफ सम wield पावर अदर्स डू नॉट। किसी के पास पावर होती है, किसी के पास पावर नहीं होती है। जैसे एज अ टीचर मेरी पावर बहुत कम है एज कम्पेयर टू योगी जी। You're understanding? No individual or group holds power in isolation. कोई भी आइसोलेशन में तो पावर नहीं होल्ड कर सकता है, ठीक है? तो वी नीड अदर पीपल। इसीलिए ये क्या है? रिलेशनल कॉन्सेप्ट है। बिकॉज अगर दूसरे के रिलेशन में हम पावर को नहीं देख पाएंगे तो पावर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। यू आर अंडरस्टैंडिंग? द आइडिया ऑफ पावर इज ब्रॉड एंड इंक्लूसिव। इट अप्लाइज अक्रॉस वेरियस कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पावर देखने को मिलती है। जैसे एज अ टीचर मेरी ये पावर है कि मैं किसी भी स्टूडेंट को जो मुझसे बकवास करेगा उसको मैं ब्लॉक कर सकती हूँ, राइट? कोई भी अगर ग्रुप में कोई बकवास करेगा तो मैं उसे बैन कर सकती हूँ कंप्लीटली। दिस इज अ काइंड ऑफ पावर दैट आई हैव एज अ टीचर। नाउ अब यहाँ पर देखो, फैमिली में क्या होता है, जो एल्डर है उसके पास कुछ पावर होती है, आपका बड़ा भाई बहन होगा उसके पास कुछ पावर होगी, स्कूल में आपके प्रिंसिपल के पास ये पावर है कि वो आपको पनिशमेंट दे सकते हैं, है ना? ऐसे ही अगर आप वर्क कर रहे हो, आप एक एग्जीक्यूटिव हो, तो आपके मैनेजर के पास कुछ पावर्स हैं। सो पावर एक इंक्लूसिव और ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं है, ठीक है? तो प्लीज़ ये सारी बातें याद रखना, एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तुम लोगों के में क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, देन तुम्हारा ये पावर क्या होता है। ओके, नाउ वन मोर थिंग गाइज, दोज स्टूडेंट्स हु आर इन 11th स्टैंडर्ड, जो लोग अभी 11th में हैं, जिनका बोर्ड एग्जाम है या 12th में है, सीबीएसई में है, आप लोग प्लीज़ मुझे मैसेज करिएगा फॉर एक्स्ट्रा कंटेंट, ठीक है? क्योंकि आप लोगों के में क्वेश्चंस आते हैं कि पावर क्या है, पॉलिटिक्स क्या है ना? शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो प्लीज़ मुझे बताना कौन कौन है जो 11th में है और ये क्लास देख रहा है, एटलीस्ट कॉमेंट सेक्शन में बता देना, सो दैट मैं तुम लोगों को कुछ कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगी। बट ये मैं एसएसटी का एक अलग से बनाऊंगी टेलीग्राम, वहाँ पर शेयर करूंगी। तो दैट इज़ योर ड्यूटी कि तुम लोग मुझे मैसेज करो अगर तुम लोगों को ये एक्स्ट्रा पीडीएफ्स और कंटेंट चाहिए फॉर योर स्कूल लेवल एजुकेशन। क्योंकि इस चैनल पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एसएसटी के लिए मैं अलग से बनाऊंगी
जो कि सिर्फ 11th-12th वालों के लिए होगा। ओके, तो प्लीज़ मुझे यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पे बताना, लास्ट में मैं शेयर करूँगी। ओके, सो जो लोग भी 11th में है प्लीज़ लास्ट तक क्लास देखना, एंड लास्ट में जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम होगा वहाँ पर मुझे ज़रूर से बताना, सो दैट आई कैन ऐड यू टू दिस SST ग्रुप, जहाँ पर मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दूंगी फॉर योर एग्जाम्स। ओके, 11th एंड 12th का लेवल अलग है गाइज, तो क्वेश्चंस अलग हैं और MCQs अलग हैं, जो डेफिनेशन बेस्ड और सब्जेक्टिव पार्ट आता है वो भी अलग है। सो तुम लोग प्लीज़ मुझे अलग से मैसेज करना। ओके, नाउ गाइस, कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना या फिर मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। अ प्रिंसिपल हैज़ द पावर टू मेंटेन डिसिप्लिन इन स्कूल व्हाइल द प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द अथॉरिटी टू एक्सपेल अ मेंबर। तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी में से किसी को भी हटा सकता है। प्रिंसिपल के पास ये पावर है कि वो स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो पावर एग्जिस्ट टू द एक्सटेंट दैट अदर्स एक्सेप्ट, यानी कौन कितना पावर एक्सेप्ट कर रहा है उस पर पावर डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे एज अ स्टूडेंट आपको मेरा पावर एक्सेप्ट करना पड़ेगा बिकॉज आई एम योर टीचर। ओके, नाउ लेट्स से कि अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हें पनिशमेंट देता है तो क्या तुम लोग उसको मानोगे? नहीं। सो देयर इज अ डिफरेंस कि किसका पावर जो है हम मानेंगे और किसका नहीं, ठीक है। नाउ पॉलिटिक्स इज फंडामेंटली कंसर्न्ड विद द डायनेमिक्स ऑफ पावर, और ये जो पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है गाइस, इट इज वेरी मच रिलेटेड विद द डायनेमिक्स ऑफ पावर, कि किसके पास कितनी पावर है ये हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलती है, राइट। The president of a political party possesses power to expel a member from the party in case an individual or group has power to extend which others abide by their will. In this sense, political activities or politics is concerned with power. ठीक है, यानी जो भी पॉलिटिक्स में है और अगर वो आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज करेगा तो वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, राइट। देखो, बट हाउ दिस पावर अप्लाइड टू अचीव इट सेम, वाई डू पीपल कंप्लाई विद अदर्स कमांड, क्यों हम दूसरों के कमांड को मानते हैं? द आंसर टू दीज कैन बी फाउंड इन दी अथॉरिटी। देखो, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर मैं आपकी स्कूल टीचर हूँ, ठीक है, तो मैं एक ऐसे लेवल पे हूं कि मेरी कुछ अथॉरिटी है, ठीक है, कि मैं आपको पनिशमेंट दे सकती हूँ। यू आर अंडरस्टैंडिंग? आई कैन पनिश यू because I am your teacher, I am having that authority. दूसरी तरफ let's say he is your friend, ठीक है। now your friend says कि मैं तुम्हें punishment दूंगा, तो क्या तुम इसको मानोगे? नहीं, बिकॉज तुम्हारे फ्रेंड के पास ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है। यूर अंडरस्टैंडिंग? अब ये अथॉरिटी है क्या? देखो, पावर इज एक्सरसाइज थ्रू अथॉरिटी। ये जो पावर है ये तभी एक्सरसाइज कर सकते हो आप जब आपके पास कोई अथॉरिटी हो। अथॉरिटी इज अ फॉर्म ऑफ पावर दैट इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स गाइज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पावर, अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी एक तरीके का पावर है जो कि लेजिटिमेट है। देखो, दो तरह की पावर्स होती हैं, ठीक है। एक होती है लेजिटिमेट पावर और दूसरी होती है नॉर्मल पावर। देखो, अगर मान लो कि एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर ने तुमसे बोला कि गन दिखा के, ठीक है, इन्होंने तुम्हें गन दिखा के बोला दैट शो मी योर आईडी, राइट। सो ये क्या हो जाएगा? दिस इज अ लेजिटिमेट पावर, या यू कैन से लेजिटिमेट अथॉरिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास वो सिस्टम का दिया हुआ लेजिटिमेसी है, दैट ही हैज द राइट टू आस्क यू, है ना। हाँ, दूसरा सिनेरियो देखो जहां पर तुमसे कोई अननोन पर्सन है, लेट्स से कोई थीफ है, ठीक है, कोई कल्प्रिट है, जो तुमसे कहे शो मी आईडी, तो यहां पर तुम जो आईडी है वो नहीं भी दिखा सकते हो, बट लेट्स अज्यूम कि ये भी तुम्हें गन दिखा रहा है, तब तो तुम्हें दिखाना पड़ेगी, है ना। बट क्या ये लेजिटिमेट अथॉरिटी है? नो, दिस इज इलेजिटिमेट अथॉरिटी। इसके पास कोई ऐसी पावर अथॉरिटी नहीं है, बट सिर्फ ये गन के दम पे तुम्हें दिखा रहा है कि आईडी दिखाओ। यूर अंडरस्टैंडिंग? सो ये जस्टिफाइड नहीं है। आई होप ये दोनों चीजें तुम्हें समझ में आ रही होंगी गाइस। प्लीज
इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही बेस है, यही आगे बताएंगी कि किस तरीके से हमें पावर के टॉपिक को सोशियोलॉजी में पढ़ना है। तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि पॉलिटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पावर का, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से पावर डायनेमिक्स है, यानी कौन कैसे पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, दैट वी स्टडी इन पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स में पावर का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि अच्छा, पावर तो कोई भी दिखा सकता है, बट किस पावर को हम मानेंगे, तो हम उसको मानेंगे जिसके पास लेजिटिमेट अथॉरिटी हो, ठीक है, यानी कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अथॉरिटी। इट इज इंस्टीट्यूशनलाइज बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन लेजिटिमेसी। अब ये जो पुलिस ऑफिसर हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, बट क्या ये थीफ किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़ा है? नहीं। So people generally accept the power of those in authority because they believe their control is fair and justified. तो अगर पावर जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन से आ रही है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो फेयर है, जस्टिफाइड है। बट यहाँ पर थीफ अगर आपको गन दिखा के, या कोई भी पर्सन, लेट्स से कोई नॉर्मल पर्सन आपको गन दिखा के आपसे बात करेगा, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, यू विल बी वेरी एंग्री। You're understanding? Ideologies exist in society that support and strengthen this process of legitimation, making people more likely to accept. अब देखो, बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती हैं। आइडियोलॉजी मतलब सोचने का तरीका, ठीक है। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे थॉट प्रोसेस होते हैं जो इस वाली पावर को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। आई होप गाइस यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अथॉरिटी का क्या रिलेशन है पावर से, पॉलिटिक्स से। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बेस्ड स्टडी करो, एक दूसरे का रिलेशन समझने की कोशिश करो यहाँ पे, तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, नाउ अभी हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज स्टेटलेस सोसाइटी। देखो, empirical studies of stateless society by social anthropologists over 60 years ago demonstrated how order is maintained without government apparatus. स्टेटलेस सोसाइटी कौन सी होती है? ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो बहुत अच्छे से रह रही थी, बहुत अच्छे से काम कर रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां पे chaos मचा हो। Now, there was instead the balanced opposition between parts, cross-cutting alliance based on kinship, marriage and residence, rites and ceremonies involving the participation of friends and foes. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है स्टेट सोसाइटी में? ये सारी चीज़ें, बहुत सारे किनशिप बेस्ड, मैरिज बेस्ड हमें बैलेंस्ड अपोजिशन देखने को मिलते हैं, यानी लोग एक दूसरे के अपोज में हो सकते हैं, ठीक है, बट दे कैन को एग्जिस्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि वो लड़ने लगेंगे। ओके, देखो, एज वी ऑल नो द मॉडर्न स्टेट हैज़ अ फिक्स स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल प्रोसीजर। हमारा जो स्टेट है उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। येट are not some of the informal mechanisms mentioned above as feature of stateless society present in state. फिर भी ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने ऊपर देखी, ये वाली, ये स्टेट सोसाइटी में हमें देखने को नहीं मिलती है। क्या है ये स्टेट सोसाइटी? स्टेट सोसाइटी आज की सोसाइटी है जहां पर एक सेंट्रल अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो हमारा सिस्टम है ना कि कोई पीएम है, कोई सीएम है, राइट, दिस इज व्हाट इज सेंट्रल अथॉरिटी एंड वी सी दिस इन स्टेट कॉन्सेप्ट। जबकि पहले के टाइम पे क्या होता था? इट वाज स्टेटलेस सोसाइटीज। ओके, तो अभी देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। देखो, A state exists where a political apparatus of government such as parliament or congress along with civil services govern a specific territory. जैसे हमारा जो इंडिया है वो एक स्टेट है। क्यों? क्योंकि हमारे इंडिया का अपना एक टेरिटरी है, हमारे इंडिया का अपना एक गवर्नमेंट है जो उसको रन करता है। ओके, गवर्नमेंट अथॉरिटी इज सपोर्टेड बाय लीगल सिस्टम। अब गवर्नमेंट कैसे काम करता है? तो लीगल सिस्टम के थ्रू काम करता है, यानी जो भी लॉज हैं उसको उसके अंडर ही गवर्नमेंट काम कर सकती है, राइट। पोटेंशियल यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स टू इंप्लीमेंट इट्स पॉलिसी। मिलिट्री फोर्स भी होती है गवर्नमेंट के पास, वी ऑल नो, राइट। द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव व्यूज द स्टेट एज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव आर्ग्यू दैट स्टेट रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शन। अब देखो, फंक्शनलिस्ट हमेशा हर चीज की अच्छाई बताता रहता है, फंक्शन बताता रहता है, तो इसने कहा कि ये जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है ये बढ़िया है, क्योंकि ये सारे सेक्शंस की चीजों को रिप्रेजेंट करता है, यानी हर कम्युनिटी, हर ग्रुप, हर एरिया को ये रिप्रेजेंट करता है। स्टेट का कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट जो है वो सब पे फोकस करती है, जबकि कॉन्फ्लिक्ट कहता है कि नहीं, ये क्या करता है, ये सिर्फ डोमिनेंट सेक्शन को ही बढ़ावा देता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव ये कहता है। मैंने ऑलरेडी आपको फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ये सब पढ़ा रखा है, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज एक बार शॉर्ट वीडियो देख लेना, 5 मिनट सीरीज में मैंने बहुत पहले इसको पढ़ाया था,
ठीक है ना। मॉडर्न स्टेट्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेट्स बाय एम्फसाइजिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड ऑफन नेशनलिज्म। नाउ मॉडर्न स्टेट्स डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल स्टेट्स बाय एम्फसाइजिंग कॉन्सेप्ट्स लाइक सोवरेनिटी, सिटीजनशिप एंड ऑफन नेशनलिज्म। तो मॉडर्न सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जिस तरह का सोवरेनिटी था, सिटीजनशिप था और नेशनलिज्म था, मॉडर्न सोसाइटी में हमें ये सारी चीजें अलग तरीके से देखने को मिलती हैं, यानी मॉडर्न स्टेट में। ठीक है, देखो सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है? इट रिफर्स टू द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ अ स्टेट हैज ओवर इट्स टेरिटोरियल एरिया। नाउ वी कैन टेक एग्जांपल हियर ऑफ इंडिया। सो इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, राइट? यानी इंडिया अपने लॉज खुद बना सकता है, कोई और कंट्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, नाउ इनिशियली सोवरेन स्टेट्स डिड नॉट गारंटी सिटीजनशिप राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दीज राइट्स वर वॉन थ्रू स्ट्रगल। शुरू में क्या होता था कि जितने भी सोवरेन स्टेट्स होते हैं ये सिटीजनशिप राइट नहीं देते थे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था। स्ट्रगल हमें देखने को मिला भी है फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के टाइम पे। ठीक है, नाउ सिटीजनशिप राइट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू तीन तरह के सिटीजनशिप राइट्स होते हैं, सिविल, पॉलिटिकल, सोशल। सिटीजनशिप राइट क्या होगा? जो सिटीजन के पास होगा, जो वहां पे रहते हैं किसी भी टेरिटरी में। पहला है सिविल राइट। सिविल राइट में क्या क्या आएगा? आपको बोलने की फ्रीडम हो, आपको रिलीजन का फ्रीडम हो, राइट? ओन करने का प्रॉपर्टी आपको एक फ्रीडम हो, राइट? ना पॉलिटिकल राइट्स में क्या आएगा? इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना? कोई भी ऑफिस आप होल्ड कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं आप पेपर दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, आपको पूरा फ्रीडम है। ठीक है ना। वुमेन हैड टू फाइट लॉन्गर फॉर वोटिंग राइट्स। वुमेन को बहुत टाइम लगा वोटिंग राइट्स लेने में। ओके, नाउ सोशल राइट्स कौन से होते हैं? तो देखो सोशल राइट्स इन्वॉल्व एक्सेस टू मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर सच एज हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, मिनिमम वेज स्टैंडर्ड्स, राइट? जो हमें सोशली यानी सोसाइटी में एक ठीक ठाक लाइफ में हमें मिलना चाहिए, वो होते हैं सोशल राइट्स, राइट? जैसे अच्छा हेल्थ केयर, अगर जॉब नहीं लग रही है तो उसके कुछ बेनिफिट्स, यानी अगर हमारे पास जॉब नहीं है तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे, है ना? हमारे पास लिबर्टी नहीं होगी कुछ भी खरीदने की, तो वहां पर गवर्नमेंट जो है वो हमारी हेल्प करे, राइट? ना द एक्सपेंशन ऑफ सोशल राइट्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ वेलफेयर स्टेट इन मेनी वेस्टर्न सोसाइटी आफ्टर वर्ल्ड वॉर। सो इसके बाद हमें एक कॉन्सेप्ट आता हुआ दिखता है, दैट इज ऑफ वेलफेयर स्टेट। नाउ वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स और ऐसे प्लान्स, प्रोग्राम्स बनाएगी जो लोगों के लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, देखो फॉर्मर सोशलिस्ट कंट्री प्रोवाइडेड एक्सटेंसिव वेलफेयर प्रोविजन while many developing nations lack such system। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इतना समझ लो कि धीमे धीमे सोशल राइट्स की वजह से हमें आगे आता हुआ दिखता है वेलफेयर स्टेट। ओके, रिसेंट टाइम्स में सोशल राइट्स आर इंक्रीजिंगली अंडर अटैक ग्लोबली। दे आर बीइंग viewed as burden on state and obstacles to economic growth। तो ये जितने भी सोशल राइट्स हैं अभी आने वाले टाइम में उसको बेकार समझा जा रहा है, क्योंकि उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। नाउ गाइस, इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे प्रॉब्लम आएगी? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे कि अगर गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे पुअर लोगों को, या लेट्स से कोई भी सोशली चैलेंज लोग हैं, है ना, जो सोशल प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, लेट्स से, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पैसे जो हैं, फंड्स जो हैं, वो गवर्नमेंट इसमें लगाएगा, वेलफेयर प्रोग्राम्स में लगाएगा, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे ऊपर जाएगा? क्योंकि सारा फंड तो इसी में लग जाएगा, वेलफेयर में। यू आर अंडरस्टैंडिंग? सो यहाँ पर एक डिबेट भी है, बट सोशोलॉजी इज ऑल अबाउट डिबेट, राइट? ना नेशनलिज्म क्या है? देखो नेशनलिज्म रिफर्स टू अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीव्स दैट प्रोवाइड इंडिविजुअल विद सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू अ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे बिलीव्स जो हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रोवाइड करते हैं। जैसे एज इंडियंस अगर हम बात करें, सो नेशनलिज्म का सिंबल क्या होगा? हमारा इंडियन फ्लैग, राइट? या फिर हमारा नेशनल एंथम। आपने देखा होगा जब भी हम लोग मूवी देखने जाते हैं तो उसमें शुरू में नेशनल एंथम होता है, राइट? तो वो क्या करता है? वो हमारे अंदर एक नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाता है, राइट? एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें प्रोवाइड करता है। नाउ इट क्रिएट्स फीलिंग ऑफ प्राइड, आइडेंटिटी, है ना? आपको अपनी आइडेंटिटी फील होती है कि आप एक इंडियन हो, right? Now, while people have historically felt identity with social groups like family, clan, religious community, nationalism specifically emerged with the development of modern state। जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न हुए, ये नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये और ज़्यादा बड़ा है। ओके, द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ रैपिड ग्रोथ ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड राइज ऑफ इंटेंस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट मतलब कि हमारा जो मार्केट है
वो अब ग्लोबल लेवल पे है। जैसे मैं आपको कहीं से भी बैठ के पढ़ा सकती हूँ, राइट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हुआ है कि मैं कहीं भी बैठूँ, टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है कि मैं कहीं भी बैठ के आपको पढ़ा सकती हूँ, राइट। आई एम अलाउड टू टीच नो मैटर वेयर आई एम सिटिंग, राइट। राइज ऑफ इंटेंस नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, और इन सब वजहों से क्या हुआ है, और ज़्यादा हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स हैं, वो बढ़े हैं, ठीक है ना। सोशोलॉजिस्ट स्टडी पावर नॉट ओनली इन रिलेशन टू फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सिर्फ हम लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर को नहीं पढ़ते हैं, और भी सेक्शन से हम पावर को रिलेट करके पढ़ सकते हैं। देखो, सोशोलॉजी इज ऑल अबाउट इंटर रिलेशन, किस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों के साथ सोशोलॉजी को रिलेट करके पढ़ सकते हो, दैट इज सोशोलॉजी इज ऑल अबाउट, राइट। दे फोकस ऑन पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पॉलिटिकल पार्टी, सोशल क्लासेस, इवन कास्ट में भी हम पावर को देख सकते हैं, कम्युनिटी में देख सकते हैं, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, राइट। सो ये सारे हैं जहाँ पर हम पावर को स्टडी कर सकते हैं। तो सोशोलॉजी में हम क्या देख रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशन को हम दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि अगर पावर हम पढ़ रहे हैं तो हम उसे सिर्फ पॉलिटिक्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। हम उसे और भी चीज़ों में देख सकते हैं, जैसे रिलीजन में देख सकते हैं, जैसे रेस है, तो रेस के बारे में यू ऑल नो, हम लोगों ने रेसिज्म पढ़ा है हिस्ट्री में, सोशल साइंस में, राइट। जहाँ पर जो वाइट्स हैं उनको लगता है कि उनके पास ज़्यादा पावर है बिकॉज वो गोरे हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं, हर जगह हम लोग पावर को स्टडी कर सकते हैं, राइट। द इंटरेस्ट ऑफ सोशोलॉजी एक्सटेंड्स बियॉन्ड प्योरली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टू इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ है कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अलावा हम लोग सोशोलॉजी में और भी चीज़ें, और भी इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो द डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी हैज़ ब्रॉड स्कोप, इसीलिए इसका बहुत ब्रॉड स्कोप है, रेंजिंग फ्रॉम द स्टडी ऑफ ग्लोबल मूवमेंट्स लाइक वुमेन और इन्वायरमेंटल टू स्मॉल स्केल लेवल कॉन्फ्लिक्ट फैक्शंस। यानी बड़े बड़े लेवल की जो चीज़ें हैं वो तो हमें पढ़नी है, मैक्रो लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, बट वी हैव टू स्टडी माइक्रो एज वेल। इसीलिए इसका जो पूरा स्कोप है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इज़ रिलीजन। अभी तक हम लोगों ने काफ़ी सोशल इंस्टीट्यूशंस पे बात कर ली। लास्ट क्लास में वी हैव टॉक्ड अबाउट फैमिली, मैरिज, किनशिप। इस क्लास में हम लोगों ने बात कर ली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे, देन वी हैव टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, एंड नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट social institution in sociology is religion, okay। So देखो, religion has been studied and reflected upon for a long time। religion एक ऐसा you can say topic है, concept है, जो काफ़ी टाइम से हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में, right। sociology approaches the study of religion differently from religious or theoretical perspective। sociology में हम लोग religion को थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, अनलाइक रिलीजियस स्टडीज़, जब भी हम कोई रिलीजियस स्टडी करेंगे, जैसे हिंदू स्टडीज़ होती हैं, इस्लामिक स्टडीज़ होती हैं, तो वहाँ पर हमारा जो फोकस होता है वो दूसरी चीज़ों पे होता है। वो बेसिकली जो रिलीजन की टेक्निकलिटीज़ होती हैं उन पे फोकस होता है। बट यहाँ पर क्या है, देखो, अनलाइक रिलीजियस स्टडीज़ दैट फोकस ऑन बिलीफ और स्पिरिचुअल ट्रुथ्स, सोशोलॉजी कंडक्ट्स empirical studies on how religion actually operates in society। यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक्चुअली में, रियलिटी में हमें सोसाइटी में रिलीजन कैसा दिख रहा है, कैसे वो चल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। हम टेक्निकलिटीज़ में ज़्यादा नहीं जाते हैं कि इस्लामिक ट्रुथ क्या है, हिंदू ट्रुथ क्या है, वी डोंट गो इन दैट, ठीक है। सिखिज्म का ट्रुथ क्या है, राइट। नाउ इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड अदर सोशल इंस्टीट्यूशन। हम लोग यहाँ पर क्या बात करते हैं, हम लोग देखते हैं कि रिलीजन का क्या इम्पैक्ट है फैमिली पे। नाउ इकोनॉमी किस तरीके से रिलेटेड है, या क्या उसका रिलेशनशिप है रिलीजन के साथ। अभी आगे हम लोग वेबर की क्लास में भी देखेंगे कि किस तरीके से उन्होंने प्रोटेस्टेंट एथिक की बात की है, राइट, जहाँ पर ही टोल्ड दैट देयर इज अ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम दैट रिलीजन। सो इन्होंने रिलीजन और इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है, ठीक है। एजुकेशन का रिलीजन का क्या रोल है, पॉलिटिक्स के साथ रिलीजन का क्या रोल है। तो यहाँ पर हम रिलीजन को एज अ रिलेशनशिप देखते हैं अलग सोशल इंस्टीट्यूशन के साथ, ओके ना। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, कंपेरेटिव मेथड हम यूज़ करते हैं सोशोलॉजी में, जहाँ पर हम लोग अलग अलग रिलीजन को कंपेयर करते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, डिफरेंसेस देखते हैं, पैटर्न्स देखते हैं, ठीक है। It investigates religious belief, practices and institutions in connection with social structure, cultural norms and everyday life। The sociological study of religion focuses not on whether a religion is true or false, but on its social functions, meanings, effects within a community।
नाउ सोशोलॉजिकल स्टडी की अगर हम बात करें तो वो इस पे फोकस कभी नहीं करती है कौन सा रिलीजन सही है कौन सा गलत, बट इस पे करती है कि इसके सोशल फंक्शंस क्या है, मीनिंग क्या है सोसाइटी में, और कम्युनिटीज पे इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर गाइज, यहाँ पर बिल्कुल भी ये बात नहीं होती है कि कौन सा रिलीजन राइट है और कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, सोशोलॉजी इन सब चीज़ों में बात नहीं करता है। सोशोलॉजी हमेशा फोकस करता है इम्पिरिकल स्टडीज पे। ओके, प्लीज रिमेंबर। क्या है देखो अब एम्पिरिकल मैथड इन सोशोलॉजी इंश्योर्स दैट रिसर्चर्स स्टडी रिलीजन ऑब्जेक्टिवली विदाउट पासिंग जजमेंट अबाउट वेदर रिलीजियस बिलीव्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, सब्जेक्टिविटी क्या होता है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बार बार ये चीज आपको दिखाई देगी। देखो ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, लेट्स से दिस इज एन एप्पल। ठीक है, अब ये एक एप्पल मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, राइट। तो इसका कलर लेट्स से रेड है। ठीक है, तो मुझे भी रेड दिख रहा है, आपको भी रेड दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, यहां पर हम चीजों को वैसे ही देख रहे हैं एज इट इज, जैसी चीजें हैं। बट इफ आई से दैट आई लाइक एप्पल, अगर मैं कहूं कि मुझे एप्पल पसंद है, तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने अपना पर्सनल बायस लगा दिया। ठीक है, मैंने अपना पर्सनल बायस लगा दिया, अपनी पर्सनल लाइकिंग बता दी। कोई ये भी कह सकता है, आप ये भी कह सकते हो दैट आई डोंट लाइक एप्पल, राइट। नाउ यहां पर चीजें जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती हैं, तो ये है सब्जेक्टिविटी। ठीक है, बिकॉज सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रही है चीज, बट यहां पर चीजें हम लोग ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं, जो जैसा है वो वैसा ही देख रहे हैं। तो सोशोलॉजी में हम लोग ऑब्जेक्टिवली चीजों को स्टडी करते हैं। कभी भी हम लोग यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि दैट आई लाइक दिस रिलीजन, आई लाइक दैट रिलीजन। मैंने कई बार देखा है कि हमारे सोशोलॉजी डिस्कशन ग्रुप में कई बार स्टूडेंट्स एक फाइट में चले जाते हैं रिजर्वेशन को लेके, बिकॉज वहां पर वो चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख रहे होते हैं, बट वो इस पे आ जाते हैं कि क्या चीज़ मेरे फेवर में है और क्या चीज़ नहीं। सो यहाँ पर उनका पर्सनल बायस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सोशोलॉजी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड दे नो दैट ऑब्जेक्टिविटी कितना इंपॉर्टेंट है और हमें चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली ही स्टडी करना है, सब्जेक्टिविटी की तरफ हमें नहीं जाना है, इवन इफ चीज़ें मेरे फेवर में ना हो तब भी। The comparative method allows sociologists to study different religion on an equal footing, promoting unbiased and prejudice-free analysis. Comparative method में क्या होता है, हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग आवर लाइकिंग। ओके, हम अपनी लाइकिंग को उसमें नहीं आने देंगे। द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन्स दैट टू फुल्ली अंडरस्टैंड रिलीजियस लाइफ इट मस्ट बी एनालाइज्ड इन कनेक्शन विद डोमेस्टिक, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। देखो सोशोलॉजी में हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी भी रिलीजियस लाइफ को पढ़ें या एक्सप्लेन करें, तो हमें हमेशा डोमेस्टिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ के साथ कनेक्शन करके उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, रिलीजन इज फाउंड इन ऑल ह्यूमन सोसाइटीज ऑल्दो इट्स बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस वेरी वाइडली अक्रॉस कल्चर। ठीक है, सारे कल्चर्स में जो चीज़ें होती हैं वो अलग अलग होती हैं, बट बिलीफ जो है वो एक तरीके से कॉमन ही होता है। ठीक है ना, रिलीजन क्या होता है, रिलीजन के फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें तो मैं अलग से पढ़ाऊंगी आप लोगों को। अभी एनसीईआरटी में जो लिखा है हम उसी पे स्टिक रहेंगे, बिकॉज ये स्पेशली जो क्लासेस हैं वो या तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए हैं या फिर जो लोग 11th स्टैंडर्ड में हैं उनके लिए हैं। ठीक है, डिस्पाइट डिफरेंसेस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी दी है एनसीईआरटी में, वेरी इंपॉर्टेंट ना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं स्पेशली एमसीक्यू वाले। देखो, अ सेट ऑफ सिंबल दैट इवोक फीलिंग्स ऑफ रेवरेंस और एव, हमेशा याद रखो रिलीजन का कुछ ना कुछ सिंबल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मंदिर है, टेम्पल, वो हिंदू लोगों का रिलीजियस सिंबल, राइट। ऐसे ही इस्लाम में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर मस्जिद है ना। इसी तरीके से सिखिज्म के लिए गुरुद्वारा है। सो ये सारे क्या है, ये सब ऐसे सिंबल्स हैं जो हमारे अंदर वो रिलीजियस फीलिंग लाते हैं, राइट। रिचुअल्स होते हैं, हर रिलीजन के कुछ ना कुछ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स, यानी हर रिलीजन की कुछ ना कुछ कम्युनिटी होती है जो उस पर बिलीव करती है। ओके गाइज, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके, नाउ
अलग अलग तरह के रिचुअल्स भी हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रिलीजन में कुछ ना कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे कभी भी कोई फेस्टिवल होता है, दिवाली में हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं वो रिचुअल्स हो गए, है ना। इसके अलावा जब ईद होती है तो मुस्लिम्स के कुछ रिचुअल्स होते हैं, राइट। सो हर रिलीजन का कुछ ना कुछ रिचुअल्स होता है, ओके। नाउ रिचुअल्स में इंक्लूड प्रेइंग, इसमें हम लोग प्रे करते हैं, चैंटिंग करते हैं, सिंगिंग हाइमन्स, भजन गाना, है ना। ईटिंग स्पेसिफिक फूड्स, कुछ अलग अलग तरह के हम लोग फूड्स इसमें स्पेसिफिकली खाते हैं, राइट। फास्टिंग भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कॉमन है, रमज़ान में होता है, देन हिंदूज में नवरात्रि में होता है, राइट। दीज रिचुअल एक्शंस आर सिम्बॉलिक एंड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी डेली एक्टिविटीज। ये सिम्बॉलिक होते हैं, यानी इसके पीछे कुछ सिंबल होगा, कुछ रीजन होगा, कुछ मीनिंग होगा, ठीक है। ऑर्डिनरी डेली एक्टिविटीज से ये अलग होते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिवोशन और रेवरेंस टू द डिवाइन और सीक्रेट। किसी एक सीक्रेट चीज़ के लिए हम अपना जो डिवोशन है उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, राइट। अब देखो ये चीज़ सब में कॉमन है, कोई भी रिलीजन हो, ठीक है, सबकी बस सिंबल्स अलग अलग हो जाते हैं, बट एक्चुअल जो फीलिंग है, जो यू कैन से डीप डाउन जो स्टोरी है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल, लाइटिंग अ दिया और कैंडल फॉर रिलीजियस रीजंस होल्ड स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम सिंपली लाइटिंग अ कैंडल। अगर मैं अभी लाइट चली जाए और मैं एक कैंडल जलाऊं, है ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, बट अगर मैं चर्च में जाके कैंडल जलाऊं तो उसका कुछ मीनिंग होगा, ओके। सो देयर इज सेक्रेट एंड प्रोफेन। सेक्रेट कौन सी चीज़ होती है, जो हम लोग डिवोशन के लिए करते हैं, और प्रोफेन कौन सी होती है, जो हम लोग अपने रेगुलर लाइफ में करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में एक थिंकर है जिन्होंने बात की है, दरखाइम, बट आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। अभी आगे इसके बारे में एक थिंकर हैं दरखाइम जो कि बात करते हैं, बट इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिलीजियस रिचुअल्स जो होते हैं उनको हम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं अपने घर में बैठ के पूजा कर रही हूँ, या फिर हम लोग कलेक्टिवली भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं मंदिर जाके पूजा कर रही हूँ, ठीक है। कलेक्टिव रिलीजियस सेरेमनीज यूजुअली टेक प्लेस इन डेजिग्नेटेड सेक्रेट स्पेसेस सच एज टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च एंड श्राइन्स। तो ये जो कलेक्टिविटी वाली सेरेमनीज होती हैं ये टेम्पल्स में होती हैं, मॉस्क में होती हैं, यू गाइज नो ऑल दिस, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, राइट। दीज गैदरिंग स्ट्रेंथन द सेंस ऑफ कम्युनिटी। क्यों होता है, हमारी कम्युनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ओके, प्लीज रिमेंबर ना। जैसे कि मैंने कहा था, मैक्स वेबर, जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, इन्होंने इस पे काफ़ी काम किया है। इन्होंने किस पे काम किया है, इन्होंने इकोनॉमी और रिलीजन, ठीक है, इस पे काम किया है, ओके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ना। देखो, ही स्टडीड द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड इकोनॉमिक बिहेवियर, ओके। इनका जो फेमस वर्क है वो क्या है, देखो, वेबर आर्ग्यूड दैट काल्विनिज्म, जो कि एक ब्रांच है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की, हैड सिग्निफिकेंट रोल इन राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, ये याद रखना। इन्होंने कहा कि काल्विनिज्म जो है, जो कि एक ब्रांच है प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की, ठीक है, जैसे हिंदूज में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, इस्लाम में होते हैं, वैसे ही ये क्रिश्चियन का एक है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, देखो, वेस्टर्न यूरोप में इन्होंने कहा कि इनका बहुत ज़्यादा रोल है कैपिटलिज्म के बढ़ने में, ठीक है। इनकी इस थ्योरी में हमें ये पता चलता है। द कैल्विनिस्ट बिलीव दैट द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, मेकिंग ऑल टाइप्स ऑफ वर्क अ फॉर्म ऑफ वर्शिप। कैल्विनिस्ट का ऐसा मानना है कि हम जो भी करते हैं अपनी लाइफ में वो ग्लोरी ऑफ गॉड के लिए, यानी गॉड के लिए हम करते हैं, ठीक है। यानी वर्क करना भी एक तरह का क्या है, एक तरह का वर्शिप है, ठीक है। पैसे कमाना इज अ वर्शिप। अ सेंट्रल बिलीफ इन कैल्विनिज्म वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्री डेस्टिनेशन। इनका कहना था कि जो जितना ज़्यादा पैसा कमाएगा उतने ज़्यादा उसके चांसेस है प्री डेस्टिनेशन के, यानी वो कहाँ पे जाएगा, वो हेल में जाएगा या हेवन में जाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन द जितना ज़्यादा वो वर्क करेगा, ठीक है। Now, since there was no way of knowing one's fate in the afterlife, people looked for the signs of divine approval. अच्छा देखो, ये तो पता नहीं है कि आफ्टर लाइफ आप कहाँ जाओगे, तो हम क्या करेंगे, हम अभी अपने प्रेजेंट में जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करेंगे, ताकि हमारी जो सीट है वो रिजर्व हो जाए हेवन में। Your understanding? If someone was consistent and successful in their profession, this was interpreted as a sign of being favored by God. अगर अपनी काम में कोई बहुत सक्सेसफुल है तो उसको ऐसे माना जाएगा कि ये भगवान का बच्चा है और भगवान ने इसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, फेवर किया है। Importantly, the wealth earned was not to be spent lavishly, but saved and reinvested because frugality was part of their religious ethics. यानी ये एक एथिक है इनके में जो कहता है कि हमें लैविश लाइफ नहीं जीनी है, ठीक है, हमें आईफोन नहीं खरीदना है, हमें सारा पैसा जो है वो सेव करना है और री इन्वेस्ट करना है,
ठीक है, मनी से मनी बनाना है। सो जितनी ज़्यादा मनी उतना ज़्यादा चांस हमारा है कि हम हेवन में जाएंगे। सो दिस वाज द स्टडी बाय मैक्स वेबर, और ये कहते हैं कि इसी वजह से हमें राइज ऑफ कैपिटलिज्म यूरोप में देखने को मिलता है। ओके, प्लीज रिमेंबर द रिलीजियस एथिक प्रमोटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी रैदर देन कंजम्पशन। सो यहाँ पर हमें मनी को इन्वेस्ट करना है, कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है, अलाइनिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये क्या है, हमारा कैपिटलिज्म के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसके साथ अलाइन हो रहा है कि हम कैपिटल को इन्वेस्ट करते रहेंगे ताकि हम और ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएं। Okay, Weber demonstrated how religious beliefs can shape economic system, showing that religion can influence economic development. So यहाँ पर इसी तरीके से इन्होंने ये बताया कि कैसे religion जो है उसका belief हमारे economic system को shape कर रहा है। Okay, so I hope guys you have understood this. It is very important. मैं आपको अलग से भी ये पढ़ाऊंगी for those who are preparing for some other exam like CUET PG और कोई भी ऐसा नेट जैसा एग्जाम, राइट? सो ये तो हो गया रिलीजन का सोशल इंस्टीट्यूशन। नाउ लेट अस मूव टू अनदर सोशल इंस्टीट्यूशन, दैट इज एजुकेशन। अब एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी में, राइट? तुम लोग एजुकेशन का ही पार्ट हो तभी ये क्लास देख रहे हो। देखो, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। ठीक है, आप जिंदगी से हमेशा सीखते रहते हैं, राइट? दैट इंक्लूड्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। तो जैसे अभी तुम लोग एक स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तो अभी तुम लोग फॉर्मल लर्निंग में हो। धीमे धीमे तुम लोग का जब फॉर्मल लर्निंग खत्म हो जाएगा तो इनफॉर्मल स्टार्ट हो जाएगा, जो कि लाइफ लॉन्ग है। और ये अभी भी चल रहा है साइड बाय साइड। बहुत सी चीज़ें हैं जो तुम लोग फॉर्मली नहीं पढ़ते हो, नहीं समझते हो, बट फिर भी तुम लोग सीख रहे हो, राइट? जैसे फ्रेंडशिप, जैसे हाउ टू डील विद स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें कहीं भी तुम्हें लिखी हुई नहीं मिलेंगी, राइट? यू विल लर्न विद एक्सपीरियंस, राइट? सो एक पर्सन की लाइफ में ये जो एजुकेशन है ये हमेशा चलता रहता है। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, प्लीज रिमेंबर। हाउएवर इन दिस कॉन्टेक्स्ट द फोकस इज स्पेसिफिकली ऑन स्कूल एजुकेशन। अब क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर स्कूल एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी। एडमिशन टू स्कूल इज कंसीडर्ड एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन because it often serves as a gateway to higher education and eventually to employment opportunities. स्कूल में एडमिशन लेना सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है कि आप हायर एजुकेशन में कैसे जाओगे और उसके बाद आपको जॉब कैसी मिलेगी, राइट? सो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? स्कूल जाना, राइट? फॉर सम इंडिविजुअल स्कूलिंग इज ऑल्सो अबाउट लर्निंग सोशल स्किल्स। स्कूल में हम लोग बहुत सारे और भी स्किल्स समझते हैं, राइट? कैसे हम सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, हमारा सोशल स्किल क्या है, दूसरों से हमें बात कैसे करनी है, राइट? व्हाट रिमेन्स कॉमन अक्रॉस डिफरेंट बैकग्राउंड इज द felt need for education in shaping individuals and social life. What remains common across different background is the felt need for education in shaping individual and social life. Now, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि कैसे हर जगह एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल को शेप कर रहा है और उसकी सोशल लाइफ को बना रहा है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जो स्टूडेंट एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, और जो स्टूडेंट एक पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, दोनों में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। वाई? बिकॉज इसका कल्चर अलग है और इसका कल्चर अलग है, राइट? सो इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बट हाँ, इंडिविजुअल को शेप करने में स्कूल का बहुत बड़ा, एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, अब देखो, सोशियोलॉजी व्यूज दिस नीड फॉर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द कल्चरल एंड सोशल हेरिटेज ऑफ अ ग्रुप फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। बहुत सारे कल्चरल और सोशल हेरिटेज है जो हमें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाती है, जब हम एजुकेशन के थ्रू उसको पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने अपने बुक से सीखी हैं, राइट? आपको आपके किसी फादर मदर ने नहीं बताई, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने बुक से, एजुकेशन के थ्रू सीखते हो। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सोशियोलॉजी जो है वो एक तरीके से आपका जितना भी कल्चरल और सोशल हेरिटेज है उसको ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ठीक है, देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन सिंपल सोसाइटी एंड कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी इन वे एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज्ड। हर सोसाइटी में, टाइप ऑफ सोसाइटी में, पहले की जो सोसाइटी थी और अभी की जो सोसाइटी है, उन दोनों के एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि आप लोग देख ही सकते हो। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे याद है हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, मतलब हमारे जो टीचर्स थे दे यूज टू हैव चॉक, है ना, एंड दे यूज टू राइट विद दैट। देन धीमे धीमे हम लोग वाइट बोर्ड पे आ गए, क्लासेस में वाइट बोर्ड लगने लगा। देन अभी तो स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं, तो मैंने स्मार्ट क्लास से नहीं पढ़ा है, मेरे टाइम तक सिर्फ वाइट बोर्ड ही था। ठीक है, सो अभी चीज़ें बदल चुकी हैं, तो एजुकेशन के बेसिस पे हम लोग ये भी देख सकते हैं।
Now, in simple society where life was less specialized and communities were smaller, there was no requirement for formal school. जब पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग इतना स्पेशलाइज नहीं होते थे, है ना, स्मॉल कम्युनिटीज होती थी, तो फॉर्मल स्कूल्स की ज़रूरत ही नहीं होती थी, सारी चीज़ें हम घर में ही सीख लेते थे, राइट. सिंपल सोसाइटीज़ में चिल्ड्रन लर्न कस्टम, ट्रेडिशन एंड लाइफ स्किल्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन डेली एक्टिविटीज़. पहले के टाइम पे क्या होता था, बच्चे जो होते थे वो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते थे और चीज़ों को सीखते थे. कोई फॉर्मल स्कूलिंग होती ही नहीं थी कि बुक पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है. बट कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटी में हमें क्या देखने को मिलता है, लाइफ बिकेम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द डिवीजन ऑफ लेबर. अभी मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ वर्क फ्रॉम होम क्या होता है, राइट. सो इन सब की वजह से क्या हुआ कि हमें फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ने लगी, राइट. और सोसाइटीज़ जैसे जैसे डेवलप हुई, नेशंस एंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और बढ़े, और इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो अकेले फिर काम नहीं कर पा रही थी, राइट. सो नेक्स्ट जनरेशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, फॉर्मल एजुकेशन की. ओके, देखो, फॉर्मल एंड एक्सप्लिसिट एजुकेशन बिकेम नेसेसरी टू मीट द डिमांड्स ऑफ मॉडर्न सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया फॉर्मल एजुकेशन, राइट. मॉडर्न सोसाइटीज आर बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यूज. अभी हमारी लाइफ में क्या आने लगी, यूनिवर्सलिस्टिक वैल्यू, जैसे इक्वालिटी. नाउ इक्वालिटी इज अ यूनिवर्सल वैल्यू, दैट मीन्स आप लंदन जाओगे, अमेरिका जाओगे, इक्वालिटी का मीनिंग सेम है, राइट. मेरिट बेस्ड चीज़ें होने लगी, सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया, जबकि सिंपल सोसाइटी में ऐसा नहीं होता था. सिंपल सोसाइटी में बहुत ही पर्टिकुलरिस्टिक चीज़ें होती थी, ठीक है. जैसे किसी एक फैमिली का वैल्यू अलग होगा, कास्ट है, ट्राइब है, रिलीजन है, इन सबके अलग अलग वैल्यूज़ होंगे. योर अंडरस्टैंडिंग. सो पर्टिकुलरिस्टिक चीज़ें थी यहाँ पर, बट अभी क्या है, यूनिवर्सलिस्टिक चीज़ें आ रही हैं, ठीक है. स्कूल्स इन मॉडर्न सोसाइटीज़ आर डिजाइन टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी. अच्छा, आज के स्कूल्स जो है वो क्या करते हैं, यूनिफॉर्मिटी लाते हैं, यानी सबको कॉमन वैल्यूज़ दी जाएंगी, शेयर्ड एस्पिरेशन, स्टैंडर्डाइज नॉलेज, है ना. एक बुक होती है वही सब पढ़ते हैं. अब ये एनसीईआरटी है, सारे सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स यही एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं. योर अंडरस्टैंडिंग. ना एग्जाम्पल्स देखो कि कैसे स्टैंडर्डाइजेशन होता है स्कूल में. पहला, यूनिफॉर्म दी जाती है, सब एक ही जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं, सबका सिलेबस कॉमन होता है, एक ही जैसी बुक्स पढ़ते हैं, है ना, एक ही जैसा फिक्स्ड आवर्स होते हैं, डेली रूटीन सेम होता है, एनुअल एग्जाम होता है, ग्रेडिंग सिस्टम होता है. ये सब गाइस फीचर्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, स्पेशली 11th क्लास. नेशनल सिंबल्स लाइक फ्लैग, एंथम, प्लेज, ये सब होता है. असेंबलीज होती हैं, है ना. इसके अलावा नेशनल लैंग्वेज भी होती है, राइट, जो कि सेम होती है ना. अब यहाँ पर देखो, एमाइल दरखाइम बिकम्स इंपॉर्टेंट. वाई, देखो, नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विदाउट अ कॉमन फाउंडेशन ऑफ शेयर्ड आइडियाज, फीलिंग्स एंड प्रैक्टिस. एजुकेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल. ये कहते हैं कि ये जो एजुकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों, ये हमारी जो भी कॉमन वैल्यूज हैं उनको चिल्ड्रन तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है. इनका कहना है कि बिना कॉमन फाउंडेशन के, बिना एक जैसे फीलिंग आइडियाज के हम थ्राइव नहीं कर सकते, कोई सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना. Durkheim emphasized that education should not only prepare children for specific occupation but also help them internalize fundamental value. ये कहते हैं कि जितने भी बच्चे हैं उनको वो जो फीलिंग्स हैं, वैल्यूज हैं हमारी, वो इंटरनलाइज कराने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनलाइज मतलब कि हम उस चीज़ को बिल्कुल जीने लगते हैं और वो हमारा ही एक पार्ट बन जाता है. ओके, जैसे अगर आप अपने किसी बड़े को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल डू नमस्ते, है ना. ये क्या है, ये चीज़ें आपके अंदर इंटरनलाइज हो जाती हैं ओवर टाइम. ओके ना. फ्रॉम द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, अब एमाइल दरखाइम जो है वो फंक्शनलिस्ट थिंकर है गाइस, प्लीज रिमेंबर. ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, ठीक है. सो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बताता है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव हर चीज का फंक्शन बताता है कि सोसाइटी में जो भी हो रहा है उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, ठीक है. प्लीज रिमेंबर ना. फ्रॉम द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, एजुकेशन सर्व्स टू मीट द जनरल नीड्स ऑफ सोसाइटी. यानी एजुकेशन के थ्रू हम सोशल ऑर्डर मेंटेन कर पाते हैं, कल्चरल कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गया, फंक्शन. Okay, now education works as a mechanism for transmitting culture from one generation to next. It also helps in selection and allocation of individuals to their future roles in society, guiding them towards specific job. Education इसमें भी help करता है कि आपको बता देता है आपको आगे जाके बनना क्या है. जैसे अगर आपने अभी सोशियोलॉजी ली है तो दैट मीन्स आगे जाके आप पीएचडी करने की सोचोगे या फिर रिसर्चर बनने की सोचोगे, है ना, या फिर किसी एनजीओ में या सोसाइटी के लिए काम करना चाहोगे बेसिकली. तो इसीलिए आपने सोशियोलॉजी लिया है. अब जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है वो मैथ्स लेके मैथ्स की फील्ड में जाएंगे. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल, यानी आपको उस फील्ड में डाला जा रहा है जिधर आप जाना चाहते हो. यू आर अंडरस्टैंडिंग ना.
Schools and educational systems provide a platform for individuals to demonstrate their abilities, which leads to allocation of social position based on merit. Schools and education में क्या होता है, merit के basis पे allocation होता है, right? कोई first आएगा, कोई second आएगा, है ना, कोई third आएगा. Now, in this sense, education functions as a selective agency. Education एक selective agency की तरह भी काम करता है, क्योंकि अभी अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो आप फेल भी हो सकते हो, राइट? और अगर आप फेल हो जाओगे तो क्या होगा, आप एलिमिनेट हो जाओगे, राइट? सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे और आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा. You're understanding now. This view aligns with the functionalist understanding of social roles and stratification, where inequality is seen as a result of differentiated abilities and contributions to society. तो यहाँ पर हमें inequality देखने को भी मिलेगी फिर, right? Now, sociologists who view society as unequally structured argue that education itself becomes a major agent of social stratification. Now, social stratification मैंने आपको बताया था hierarchy जब होती है society में, right? At the same time, the inequality of educational opportunities. अब देखो, यहाँ पर कुछ sociologists ये भी कहते हैं कि education खुद society में social stratification को बढ़ा रहा है. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे students होंगे जो school join ही नहीं कर पाएंगे. You're understanding? जिनके पास पैसे नहीं है, वो एजुकेशन की तरफ नहीं जा सकते, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, इनइक्वल हो गया, है ना. कुछ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल जा सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नहीं जा सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इनइक्वालिटी. यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ. दिस मीन्स दैट टाइप ऑफ स्कूल चाइल्ड अटेंड्स ऑफन डिपेंड्स ऑन सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड. वही चीज़ है, कुछ होंगे जो टॉप स्कूल में पढ़ेंगे, कुछ होंगे जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ पे ठीक से पढ़ाई नहीं होती है ना. तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, हायरार्की. ठीक है. आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ. यू गाइज आर सोशोलॉजी स्टूडेंट्स, तो ये सारी बातें आपको एज इट इज समझनी है, ओके, कि किस तरीके से सोसाइटी में ये सारी चीज़ें होती हैं, ओके. नाउ, इन टर्न अटेंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल लीड्स टू एक्विजिशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रिविलेज स्किल एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज. अब देखो, कोई स्टूडेंट्स अगर टॉप स्कूल में जा रहा है, ठीक है, तो वो टॉप चीज़ें सीखेगा, है ना. टॉप चीज़ें सीखेगा मतलब अच्छे से पढ़ेगा, उसको क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे, और फिर आगे जाके वो कोई एग्जाम देगा और वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसको अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिलेंगी, राइट. बट कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अच्छे स्कूल से नहीं पढ़ा है, तो उसकी स्किल्स डेवलप नहीं होंगी, उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, उसी हिसाब से उसको आगे जाके फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. यू आर अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पर एजुकेशन भी कहीं ना कहीं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन बढ़ा रहा है. देखो, फॉर एग्जाम्पल, इट इज आर्ग्यूड दैट स्कूलिंग can deepen the gap between elite and masses by providing better facilities, exposure and confidence to children from privileged background. Children in elite school often develop confidence. जो students बहुत ही elite school में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा एज अ सोशोलॉजी स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार प्राइवेट स्कूल और पब्लिक स्कूल की जाके हालत देखना. जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी. क्या होता है, चिल्ड्रन जो एलीट स्कूल में पढ़ते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, लीडरशिप स्किल्स होती हैं, राइट. उनका अच्छा नेटवर्क होता है, जबकि जो और स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनका सेल्फ स्टीम कम होता है, क्योंकि उनको उतने अच्छे से टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, है ना. तो सोसाइटी में ये सारी चीज़ें भी हैं, ओके. बियॉन्ड दिस डिवाइड, मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज बैकग्राउंड में ईदर ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल और नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी. बहुत सारे स्टूडेंट्स इसीलिए ड्रॉप आउट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो पढ़ ही नहीं पाते हैं उस तरीके से, और अगर वो बहुत गरीब है तब तो वो नहीं पढ़ पाएंगे, राइट. सो ड्रॉप आउट कर देते हैं और फिर वो उसी पॉवर्टी और एक्सक्लूजन की जो साइकिल है उसमें फंसे रहते हैं. ओके गाइज, आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड. आई वुड रियली सजेस्ट कि तुम लोग एक बार ये चैप्टर अच्छे से रीड करना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम लोगों ने पढ़े. ओके. नाउ दिस इज द ग्लॉसरी जो तुम लोगों को देखना है. सिटीजन मतलब क्या होता है, सिटीजन एक ऐसा मेंबर होता है जिसके पास कुछ राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, ठीक है. वो एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर होता है. डिवीजन ऑफ लेबर मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ. जेंडर क्या होता है, नाउ प्लीज रिमेंबर, जेंडर एक सोशल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है. इट इज नॉट बायोलॉजिकल. आई एम अ गर्ल, ओके, बट सोसाइटी ने मुझे गर्ल की तरह बनाया है, तो जब मेरा बॉर्न हुआ आई वॉज फीमेल, ठीक है. दिस इज बायोलॉजिकल, सो सेक्स इज बायोलॉजिकल, ओके. बट सोसाइटी ने मुझे जिस तरह के नॉर्म सिखाए, चीजें सिखाई, तो ये हो गया जेंडर. सो ऑलवेज रिमेंबर, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ओके. एग्जाम में आता है ना. इंपिरिकल इन्वेस्टिगेशंस कौन सी होती हैं, जहां पर हम फैक्चुअल इंक्वायरी करते हैं,
ठीक है, चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं, ऑब्जेक्टिवली देखते हैं। इंडोगैमी, एक्सोगैमी मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट क्लास में। आइडियोलॉजी क्या होता है, जो शेयर्ड आइडियाज़ और बिलीव्स होते हैं, हम किस चीज़ पे बिलीव करते हैं, हम क्या सोचते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है, दैट इज आवर आइडियोलॉजी। ओके, नाउ लेजिटिमेसी क्या होता है, द बिलीव दैट अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्डर इज जस्ट एंड वैलिड, यानी जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर है या जो भी पावर है वो वैलिड है, जस्ट है, ठीक है, किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है। ओके, ना मोनोगैमी मतलब जब मैरिज जो है वो एक हस्बैंड और एक वाइफ की अकेले हो रही है, ठीक है, वन हस्बैंड वन वाइफ इज योर मोनोगैमी। पॉलीगैमी मतलब व्हेन मैरिज इन्वॉल्व्स मोर देन वन मेट, यानी एक मेट से ज्यादा है, वो लड़का भी हो सकता है, यानी हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, ठीक है। नाउ पॉलीजिनी और पॉलीएंड्री क्या होता है, पॉलीएंड्री तब होगा जब मोर देन वन मैन होगा, और पॉलीजिनी कब होगा, जब मोर देन वन वुमेन होगा। तो ये एंड्री और जिनी करके तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है। जिनी मतलब वुमेन ज्यादा, एंड्री मतलब मैन ज्यादा। सर्विस इंडस्ट्री कौन सी होती है, सर्विस इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्रीज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ सर्विस रादर देन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज पे फोकस होता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जैसे ट्रैवल, ठीक है। स्टेट सोसाइटी क्या होता है, अ सोसाइटी विच पॉजेस अ फॉर्मल एपरेटस ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर कोई फॉर्मल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट सोसाइटी होती है, जहाँ पर गवर्नमेंट नहीं होती है वो स्टेटलेस होती है। ओके, सोशल मोबिलिटी क्या होता है, एक स्टेटस से जब हम दूसरे स्टेटस पे मूव करते हैं, दैट इज सोशल मोबिलिटी। आज मैं टीचर हूँ, ठीक है, कल को मैं एक आईएएस बन गई, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मोबिलिटी हो गई। ओके, सोवरिटी क्या होता है, द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ अ स्टेट ओवर अ गिवन टेरिटरी, यानी जब कोई पॉलिटिकल रूलर एक टेरिटरी पे रूल कर रहा होता है बट दूसरा जो स्टेट है वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। ओके, दैट इज सोवरिटी। ओके गाइज, प्लीज रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11th क्लास के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगी दैट तुम लोगों को ये सारी चीज़ें याद रखनी है जो मैंने बताई। ओके, और बार बार इसको पढ़ना है, चैप्टर को रिवाइज करना है, एंड डू लेट मी नो अगर अच्छे मार्क्स आते हैं या समझ में आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, दोज ऑफ यू हु आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट, प्लेलिस्ट जाके ज़रूर से चेक कर लेना। ओके, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जो ज़रूर से ज्वाइन करना है अगर तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में हो एंड यू गाइज नीड एक्स्ट्रा नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू, तो मुझे यहाँ पर मैसेज करके बताना, मैं तुम लोगों को एसएसटी के लिए एक अलग ग्रुप दूंगी, ठीक है, तुम लोग को वो ज्वाइन करना है। ओके, और भी क्योंकि सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, स्पेशली फॉर 11th एंड 12th स्टूडेंट्स। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है। एंड फॉर CUET UG ऑल्सो आई एम स्टार्टिंग समथिंग, सो प्लीज़ 11th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं आप लोग मुझे मैसेज करिएगा टू गेट दैट ग्रुप लिंक। ओके,